Hello students. Today let we start our geography chapter number 4 that's entitled is agriculture. So first of all let we discuss about the meaning of the agricultures. What is the agricultures and what is important in our life. Agriculture is the method or we can say that the activities or the process by which people can grow food grains or crops and as well as raising their livestock. So in agriculture both are involved production of crops and as well as raising of animals or livestock. तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत दो एक्टिविटीज़ हमारी मेनली इन्वॉल्व होती हैं. वन एक्टिविटीज़ है आपका प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कि आपके क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना और दूसरी एक्टिविटीज़ इसमें आती है आपके एनिमल्स या लाइव स्टॉक्स को वहाँ पे रियर करना, अपने घर पे रखना, फिर उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना और उनसे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका अपने लिए बेनिफिशियल यूज़ करना. So it is the method by which people can grow crops and as well as raising their livestock. In India, we find that agriculture is the primary activities and mostly population is engaged in these activities. They produce food grains and as well as the raw materials for different kinds of industries like is cotton, sugarcane, tea, coffee, spices, so many types of products we find. So farming और agriculture is not a modern activities. ये हमारी रिसेंट में अपनाई जाने वाली कोई एक्टिविटी नहीं है. ये हमारी बहुत ही पुराने समय से चली आने वाली हमारी एक एक्टिविटीज़ है. आप मानव सभ्यता जब से इस पृथ्वी पे आई है उसके कुछ सालों कुछ समय बाद से ही ह्यूमन बींग्स ने अनाजों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे उनमें विकास होता चला गया, उनकी स्किल डेवलप्ड होती चली गई, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है. तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपकी हमारी जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं ये टाइम टू टाइम इनमें बहुत सारे बदलाव आते गए हैं. शुरू में फार्मिंग जो थी वह हमारी सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंसिंग थी. सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग का मतलब होता है जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लोगों के जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हो या उन्हीं के लिए वो इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो उनका मेन मोटिव होता है कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, अपनी फैमिली लाइफ को सस्टेन कर सकें. उसको कॉमर्शियल बेस पे लाने की कोई उनको आवश्यकता नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होता गया, आपकी टेक्नोलॉजीज़ विकसित होती गई तो प्रोडक्शन हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला गया. तो इसने क्या किया, लोगों को उसको स्टोर करना सिखाया, फिर उसका एक कमर्शलाइजेशन भी देखने को आज की डेट में मिलता है. तो हम देखेंगे कि हमारी जो सब्सिस्टेंस से लेकर के हमारी कमर्शलाइजेशन किस तरह से आपके एग्रीकल्चर का हुआ है. तो उसको अगर हमको समझना है तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के थ्रू. सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, so we find that there are mainly three kinds of farming. First is primitive subsistence farming, second is intensive subsistence farming and third is our commercial farming. So three types of farming that we discuss today. So firstly primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. कि आज की डेट में भी इंडिया की कुछ जगहों पर हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को देख सकते हैं. प्रिमिटिव subsistence agriculture is practiced on a small patch of land with the help of primitive tools like hoe, dog and digging sticks and family or community labor. कि यह एक ऐसी फार्मिंग या एक ऐसी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स हैं जो एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पे की जाती है. इसमें हमारे जो टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं. हम जो पहले के ज़माने में या शुरू में जो हम कुदाली इस्तेमाल करते थे,
हम जो हलों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इस तरह की डिगिंग स्टिक्स हमारी थी, खुदाई करने के लिए जो हमारी स्टिक्स वगैरह बनाई गई थी, तो इनके माध्यम से आपकी ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कंप्लीट की जाती है। इसमें जो हमारे लेबर्स होते हैं वो हमारे या तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या हमारे नेबरिंग नेबर पर्सन्स हो सकते हैं जो हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं। This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, and suitability of other environmental condition to the crops grown. इस तरह की फार्मिंग पूरी तरह से मानसून पे डिपेंड होती है। इसमें सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। इसमें किसी तरह का फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया जाता है जैसा हम आज की डेट में करते हैं। लेकिन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जहाँ पे की जाती है उसमें किसी तरह का कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज होता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पर उसको नेचुरल तरीके से उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। यहाँ ये जो फार्मिंग होती है ये टोटल इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड होती है कि हमारी जैसा इन्वायरमेंट है, जिस तरह का वहाँ की सॉइल है, जिस तरह का वहाँ का सीज़न है, तो उस सीज़न के अकॉर्डिंग, मानसून के अकॉर्डिंग, आपकी सॉइल टाइप्स के अकॉर्डिंग फार्मिंग कंप्लीट की जाती हैं। यहाँ पे अलग तरीके से किसी तरह का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके हम बेमौसम की चीज़ों को हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें ये टोटल कहा जाता है, ये टोटल हमारी नेचुरल बेस्ड फार्मिंग हमारी होती है। सो अब हम आते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की कुछ विशेषताओं पे कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये इस तरह की फार्मिंग किस तरह से की जाती है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं और इसका रीजन क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस कैरल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, कि फार्मर सबसे पहले एक छोटे से लैंड को साफ करता है, उस पर कैरल्स अनाज उस पर प्रोड्यूस करता है, फूड क्रॉप्स उस पर ग्रो करता है। और ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि ये आपकी टोटल या तो खुद के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स को सस्टेन करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ये फार्मिंग एक्टिविटी है। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation, कि जब यहाँ पे जैसे सपोज हमने एक लैंड एरिया हमने साफ़ किया, उस पर हमने प्रोड्यूस किया, फिर हमने उसको कटिंग की उस क्रॉप्स की, फिर हमने दोबारा उस पर हमने अनाज उस पर प्रोड्यूस किया, तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, यानी उसका जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब उपजाऊपन कम होगा तो निश्चित वो क्या करेंगे कि वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, इस एरिया को छोड़ देंगे और एक दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं, वहाँ के लैंड को साफ करते हैं, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं। This type of shifting allows nature to replenish the fertility of soil through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs. कि ये आपकी this type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural process. ऑलरेडी मैंने बताया कि इस तरह की फार्मिंग में किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ पर इनकी फर्टिलिटी को बनाने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए नेचुरल प्रोसेस इसमें इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इट मीन्स कि जिस एरिया में हमने प्रोडक्शन किया उस एरिया को पूरी तरह से छोड़ देना, कुछ सालों के लिए उसको छोड़ दिया जाता है वैसे का वैसा ही, और धीरे धीरे वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे वह लैंड अपनी कवर कर लेती है। इसमें जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, इस पे जो हमारे अनाज की जो उत्पादन होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता है जो आपकी सीड्स को या कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दे या किसी तरह की कुछ उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करे। सो फर्टिलाइज़र न यूज़ करने की वजह से इनमें जो प्रोडक्टिविटी होती है या जो प्रोडक्शन होता है वह काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग टू primitive subsistence farming is that
In India, different area, different region has the different name for such types of farming. कि हमारे इंडिया में ही इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है. सो जैसे अगर हम बात करें तो आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जस्ट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो ऐसे जगहों पे हमारी झूमिंग इनको कहा गया है कि प्रोडक्टिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इनको झूमिंग के नाम से जाना जाता है. आपके छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह की फार्मिंग इन्वॉल्व हैं लोग, वहाँ पर इसको दीपा के नाम से जाना जाता है. अंडमान एंड निकोबार में भी इसको दीपा कहा गया है. सो नाउ कम टू द अनदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच accept such types of farming and they have the different names. Just like in Mexico, this type of farming is known as milpa. In Central America, it is also called as milpa. In Venezuela, it is known as conuco. In Brazil, it is called as roca. In Central Asia, it is known as mashole. And Indonesia, it is called ladang, and in Vietnam it is called as ray. So these are the some famous important names which are given by the different country, different regions for such type of farming. In India, this primitive form of cultivation is called बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश. अब इंडिया में भी हमने तो एक बेसिक हमने देखा, अब हम आते हैं एकदम डिटेल में कि इनको कहा गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं. सो आपके मध्य प्रदेश में इसको बेवार या दहिया के नाम से जाना जाता है. पोडू या पेंडा ये कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको बोला जाता है. पामादाबी, कोमान या ब्रिंगा, ये 3 नाम ऐसे हैं जो ओडिशा में इस तरह की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. वेस्टर्न घाट में इसको कुमारी कहते हैं. साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको वाली के नाम से जाना जाता है. हिमालयन बेल्ट में, यानी आपको जो हिमालय जो क्षेत्र है उसमें जहाँ पे फार्मिंग इस तरह की जाती है, वहाँ पे इसको खिल कहा गया है. झारखंड में कुरवा के नाम से जानते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न में ऑलरेडी मैंने बताया कि इसको झूमिंग कहा जाता है. रिंझा lived with a family in a small village at the outskirts of Difu in Assam. She enjoyed watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. She often helps them irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the nearby spring. She loves the surrounding and wants to stay here as long as she can. But this little girl has no idea about the declining fertility of soil and family's search for fresher patch of land in the next session. तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के टॉपिक कर सकते हैं या एक छोटा सा केस स्टडी यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर एक असम का एक छोटा सा जगह है दीफू. वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है रिंझा. वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहती है छोटे से गांव में. वह अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखती है कि वह एक लैंड को या एक छोटे से एरिया को उनको काटती हुई देखती है, उनको बर्न करती हुई देखती हैं और फिर उन पे कल्टीवेशन काम करती हुई देखती हैं. वह कई बार बम्बू के थ्रू आपने वाटर, इट मीन्स चैप्टर 3 में आपने देखा होगा कि आपके इरिगेशन के लिए जो वाटर्स को बचाने के लिए तरीके होते हैं, उनमें बम्बू कैनल का भी इस्तेमाल होता है जो आपके इस तरह की हिली एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बम्बू की कैनल जो है इसके थ्रू वह हेल्प भी करती है खेतों में पानी पहुँचा करके उनको इरिगेट करने में. और उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा वो इस एरिया को पसंद भी करती हैं, साथ ही साथ वह उनके साथ काफ़ी खुश भी रहती हैं. लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ये लैंड एरिया की जो फर्टिलिटी है वो कम डिक्रीज़ होने लगती है, तो वह उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वह उस फर्टिलिटीज़ को तुरंत ले सके.
तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि फैमिली मेम्बर्स को जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो इसी तरह से की जाती है कि एक जगह की लैंड एरिया को फ्रेश करना, उस पर कल्टीवेशन करना, और जब उसकी फर्टिलिटी कम होने लगे तो उस एरिया को छोड़ करके एक नई जगह पे शिफ्ट कर जाना। तो दिस इज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ let me move the next type of farming, that is the intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. कि इस तरह की हमारी जो फार्मिंग है ये बहुत बड़े पैमाने पे अधिकांश लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। It is a labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production. So here it is quality is that कि इसे हम एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। इट मीन्स इसको अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि श्रमिक बहुल कृषि। इट मीन्स एक ऐसी फार्मिंग जिसमें लेबर्स की ज़्यादा यूजेस हैं। इट मीन्स उसमें बहुत सारे लेबर लगते हैं और वो इस तरह की फार्मिंग में को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें बहुत सारे बायोकेमिकल इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, इरिगेशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड का इस्तेमाल करना। तो इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमें हायर प्रोडक्शन हमें मिल सके। हायर प्रोडक्शन मिलेगा तभी तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, फिर अपने फ्यूचर यूज़ में आगे भी देख सकते हैं, जिससे किसी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आ रही है या अचानक आई हुई किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम रह सकें। तो इट मीन्स इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम कह सकते हैं कि एक ऐसी फार्मिंग जो हमारी आवश्यकता से अधिक हो, इतनी अधिक हो कि हम एक साल पूरा उसका यूज़ भी कर सकें, और अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है प्रोडक्शन तो उसे हम मार्केट में बेच सकें। तो इट मीन्स इसको ये दोनों के मिली जुली है। इट मीन्स कह सकते हैं कि इसमें हमारी सस्टेनेबल भी है, इट मीन्स हमारी फैमिली को देखना भी है, और उसको स्टोर करके एक स्टॉक के रूप में रखना भी शामिल होता है। थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस leading to the division of land among successive generations had rendered land holding size uneconomical. The farmer continued to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. There is the enormous pressure on agricultural land. जैसे राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनमें आपके अधिकारिता की बात आती है। आप देखते भी होंगे प्रॉपर्टी पे लोगों का अधिकार होना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अगर एक पर्सन के पास लैंड एरिया है, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उस पर दो भागों में वो बट जाता है। तो इस तरह से जो आपकी राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, इसकी वजह से लैंड एरिया हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर फार्मर्स पे का मेन मोटिव होता है कि उस छोटे से लैंड एरिया पर मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना। इट मीन्स कि हम जो प्रोडक्ट्स हो हमारे मैक्सिमम हो, और साथ ही साथ उसमें जो हमारी प्रोडक्शन अधिक हो, लैंड एरिया भले ही कम हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो लैंड एरिया है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन गया है। यानी बहुत डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स का इस्तेमाल करना, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर यूज़ करना, इरिगेशन के लिए उसका इस्तेमाल करना। तो इस मैसेज में अगर हम देखें तो लैंड जो है वो पूरी तरह से एक प्रेशर में बनी हुई है। तो इसकी हम क्या देख सकते हैं कि हमारी जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की खासियत क्या है कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, इसमें कम लैंड एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन की कोशिश की जाती है। तो इट इज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ आवर नेक्स्ट फार्मिंग इज द कॉमर्शियल फार्मिंग. The main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, high-yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides,
and pesticides in order to obtain higher productivity। कि कमर्शियल फार्मिंग हमारी ऐसी फार्मिंग होती है जिसका मेन मोटिव होता है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना। यानी हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो टोटली हमारा अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज उसका मेन मोटिव होता है उसको मार्केट में बेचना और उससे एक बेनिफिट लेना। सो कमर्शियल फार्मिंग की ये तो हमने देखा है। अब इसकी खासियत ये है, ऐसी फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल होता है और बहुत बड़े पैमाने पे होता है। जैसे इसमें HYV सीड्स, इकोनॉमिक्स में भी हमने इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था कि HYV सीड्स क्या होती हैं। HYV सीड्स का मतलब होता है कि सीड्स को इतना बेहतर बना देना कि उससे प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो। इट मीन्स कम सीड्स में, कम लैंड एरिया में हमने उस सीड को डाला और उससे जो प्रोडक्शन हो वो बहुत बड़े पैमाने हो। तो ट्रेडिशनल को हटा करके उसमें थोड़ा सा उसको केमिकल बेस पे उसको थोड़ा सा उसमें उसके जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाते चले जाना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं HYV सीड्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपके बायो फर्टिलाइजर उतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती जितना कि केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। तो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो हमारी फसलों पे कीड़े लग जाते हैं, जो हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें, हायर प्रोडक्टिविटी को पाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इनमें चेंजेस किए जाते हैं। बहुत तरीके के मॉडर्न इनपुट्स इसमें ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कि आपका जो कमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर्स का, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पाया जाता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे काफ़ी कम है। जैसे राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज़ द सबसिस्टेंस क्रॉप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है राइस का। तो अगर हम हरियाणा और पंजाब के कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो राइस वहाँ की कमर्शलाइजेशन या एक कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि उनको वो लोग मैक्सिमम उनका प्रोडक्शन कमर्शियल बेस पे ही करते हैं, उनसे बेनिफिट लेने के लिए करते हैं, ना कि अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। लेकिन उड़ीसा में राइस को सिर्फ और सिर्फ एक सबसिस्टेंस क्रॉप के रूप में देखा जाता है कि राइस का प्रोडक्शन बस उसी लिए होता है कि उनका जीविकोपार्जन हो सके। सो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन कि आपकी प्लांटेशन का मतलब होता है कि एक सिंगल क्रॉप को या एक सिंगल ट्री को एक बड़े क्षेत्र में प्रोड्यूस करना। जैसे यूकेलिप्टस का इस्तेमाल करना कि एक बड़े हमारे क्षेत्र है उसमें हमने यूकेलिप्टस लगा दिया। हमारे पास एक क्षेत्र है जहाँ पर हमने बम्बू लगा दिया, अगर हमको लग रहा है कि वो कमर्शियल बेस पे उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो हमारे क्षेत्र में। तो इस तरह से जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, प्लांट हैं या क्रॉप है, तो उनको एक बहुत लार्ज एरिया में उनको प्रोड्यूस कर देना, दैट इज also a type of commercial farming. So in this type of farming, a single crop is grown on a large area. The plantation has an interface of agriculture and industry. कि आपका जो प्लांटेशन है इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, एग्रीकल्चर से भी ये बिलोंग करती हैं और इनका एक इंडस्ट्रियल बेनिफिट भी है। Plantation covers large tracts of land using capital-intensive inputs with the help of migrant laborers. जैसे ये प्लांटेशन लोग करते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है कि जस्ट सपोज कि ये ऐसे लोग करते हैं जिनके पास लैंड बहुत बड़े पैमाने पे उनके पास अवेलेबल होती हैं। वो कहा जाए कि जिनके पास जो बहुत बड़े लैंड की वो मालिक होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो वो माइग्रेंट लेबरर्स को लेते हैं और उनके थ्रू ये प्लांटेशन कंप्लीट कराते हैं। इनमें हमारी कैपिटल भी हमारी लगती है। इट मीन्स कैपिटल तो हम पूंजी भी हम लगाते हैं। कब पूंजी लगाएंगे, नेचुरल है कि अगर हम एग्रीकल्चर करें तो निश्चित है हमको पूंजी लगानी ही लगानी है, तो प्लांटेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है।
तो इस तरह से हम माइग्रेंट पीपल्स के थ्रू उस काम को हम कर सकते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और इनका मेन मकसद होता है इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना और इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। कि हमारे इंडिया में हम बात करें तो आपका टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन एंड बनाना, ऐसे बहुत सारे से कई क्रॉप्स हैं जिनका हम प्लांटेशन करते हैं। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटक और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। कि आपकी जो असम में टी बागान, चाय का बागान हम देख सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। नॉर्थ बंगाल में भी हम देख सकते हैं। आपके कर्नाटक में हम बात करें तो वहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इनके थ्रू मार्केट के लिए रॉ मटेरियल्स ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। एज वेल developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industries and markets play an important role in the development of plantation। कि ये प्लांटेशन ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी लोग कर दें। प्लांटेशन ऐसे जगहों को ध्यान में रखकर कहा किया जाता है जहाँ से ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो। इट मीन्स हमने जो प्लांटेशन किया है वहाँ से हम उसको आसानी से हम उसको मार्केट तक पहुँचा सकें या इंडस्ट्रीज तक पहुँचा सकें। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज से जो हमारी प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में भी आसानी के साथ अवेलेबल कराया जा सके। तो इस तरह के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके आपकी ये प्लांटेशन की जाती है। तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स की फार्मिंग को देखा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो इसमें हमने तीनों को हम एक समरी के तौर पे देख लेते हैं कि सब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में मेन फोकस होता है अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को एक जीविकोपार्जन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वो एक्टिविटी है। इंटेंसिव में एक अपनी ज़रूरत की ज़्यादा की जाती हैं जिनको हम स्टॉक के रूप में अपने पास रख सकें फ्यूचर यूज़ के लिए, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पे हम थोड़ा सा उसको मार्केट में भी बेच सकें। लेकिन जो हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग होती है वो पूरी तरह से बेनिफिट कमाने के लिए ही वहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल का मेन फोकस होता है कि वो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल बनाने का काम करती हैं। जैसे वीट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो वीट से हमारे ब्रेड बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के उसके कुकीज़ बनाई जाती हैं, केक में भी उनका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से फ्लोर के तौर पे उनका इस्तेमाल होता है, तो वो भी क्या है एक रॉ मटेरियल्स के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर हम एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, मार्केट में उसको टोटली बेचने के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द कमर्शियल फार्मिंग। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक।